माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपके इस फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स पे। और मैं हूं हमेशा से आपकी मदद करने वाला और चीजों को बनाने के लिए आ गया हूं हमेशा के लिए आपके लिए आसान। आपके इस चैनल पे हूं मैं आपका अपना मेहमान डॉक्टर अमन सहगल। तो वेलकम टू द लेक्चर ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th बायोलॉजी, द वेरी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। बिल्कुल सही सुना, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि क्लास 10th के बायोलॉजी के सबसे पहले चैप्टर का ये चौथा वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही। तो जो बच्चा आज पहली बार सुन रहा है कि ये चौथा वीडियो लेक्चर है, उसके मन में ये आ रहा होगा ख्याल कि भाई कहां है बाकी 3 लेक्चर, मैं जानना चाहता हूं। तो मैं बताना चाहूंगा कि बाकी 3 लेक्चर्स का मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले इससे पहले वाले 3 वीडियो लेक्चर जरूर देख के रखिएगा। फिलहाल फिर भी बता देता हूं कि पहले 3 वीडियो लेक्चर में मैं क्या पढ़ा चुका हूं, और आज का ये वीडियो लेक्चर किसी चीज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं है, रादर कंटिन्यूड लेक्चर है। हाँ, जो बच्चों के बेसिक्स क्लियर है उनके लिए ये चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं लाइफ प्रोसेस वीडियो लेक्चर का जो सबसे पहला पार्ट आप लोगों को दे चुका हूं, उसमें सबसे पहले मैं बताया था डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक इंसान या जानवर या पेड़ या पौधे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी को चलाने के लिए, जिंदगी की प्रतिक्रिया को सही रूप से कैरी आउट करने के लिए हमें अलग अलग एक्टिविटीज की मदद लेनी पड़ती है। और इन्हीं एक्टिविटीज को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, यानी हमारे जीवन की गतिविधियों को सही रूप से सही तरीके से चलाने में मदद करने वाले जो प्रोसेस है उन्हीं को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो हम लोग प्रोसेस पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, यानी सबसे पहले हमने जाना कि न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं। फिर हमने जाना कि न्यूट्रिशन हम इंसानों के शरीर में कैसे पहुंचता है, जानवरों के शरीर में कैसे पहुंचता है। हम लोग टिपिकली ह्यूमंस के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाई हमने पढ़ा था सेकंड वीडियो लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद मैंने तीसरा वीडियो लेक्चर शुरू कराया था जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, या सिंपल शब्दों में कहूं डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों कि मैंने बात करी थी रेस्पिरेशन के बारे में। देखो, ये पूरा वीडियो लेक्चर एक तरह से एक्सप्लेनेटरी लेक्चर है कि इसमें मैं जो भी बातें बताऊंगा वो आपको बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। बायोलॉजी इज नॉट लाइक मैथमेटिक्स और फिजिक्स कि फॉर्मूला लगाया, न्यूमेरिकल सॉल्व किया और आंसर आ गया। बायोलॉजी इज समथिंग दैट यू नीड टू पे अटेंशन, ताकि ना हो आपको कोई टेंशन, ताकि जब तक मैं बोलूं आपको आती रहे चैप्टर की पेंशन। ये आपको सुनना है। It's all about focusing, it's all about paying attention. So it's important, my dear student, आप मुझे कहीं पर भी देख रहे हो, चाहे आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं, चाहे आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, मुझे कहीं भी देख रहे हैं, आपका ध्यान पूरा मेरी तरफ होना चाहिए। आपके कान मेरी आवाज पे और आपकी नजरें मेरे होठों पे कि मेरे लिप्स क्या कह रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तभी जाके कॉन्सेप्ट पूरा आपके दिमाग में फिट होगा। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात करता हूं। आपको बताना चाहूंगा डियर क्लास 10th के बच्चों कि मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में रेस्पिरेशन क्या होता है ये बता चुका हूं, रेस्पिरेशन में क्या होता है ये भी बता चुका हूं, लेकिन रेस्पिरेशन होता कैसे है ये बताने का वादा मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के आखिरी 2 मिनट में किया था कि अगले वीडियो लेक्चर में यही बताऊंगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वर्किंग ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज रेस्पिरेशन। हम सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन of the food molecules that we eat to give rise to suitable amount of energy to carry out our day to day life activities. Respiration एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे द्वारा खाए गए खाने को पचाकर पूरी तरह से एक ऊर्जा का उच्चालन होता है, एक ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है ताकि उस एनर्जी को हमारे शरीर की डिफरेंट एक्टिविटीज को कैरी आउट करने में यूज किया जा सके। लेकिन भाई हमने तो बचपन में सुना था रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना या सांस छोड़ना। ये आज भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ सांस लेने और सांस छोड़ने को ही रेस्पिरेशन मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप हमारा ब्रीदिंग है, दूसरा स्टेप हमारा है एक्सचेंज ऑफ गैस,
कि गैसियस एक्सचेंज होगा, ब्रीदिंग नहीं होगी तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। और तीसरा स्टेप हमारा है एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बनेगी। ये तीनों चीजें रेस्पिरेशन में होती है, लेकिन कैसे, उसके लिए हमें समझना जरूरी है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। बेसिक रेस्पिरेशन का ज्ञान आपको मिल चुका है कि रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द ऑक्सीजन दैट टेक्स प्लेस इन not complete absence, मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरह से absence, but some lack of oxygen। बहुत सारे बच्चे एनारोबिक रेस्पिरेशन को हमारे शरीर में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के रूप में स्टडी करते हैं। हमारे शरीर में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन पूरी तरह से गायब नहीं होता है, उसकी कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन हमारे शरीर में हो रहा है, जिसमें हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है एंड इथेनॉल भी बनता है, दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिलहाल अब हम समझने जा रहे हैं। इनफैक्ट आप सोच रहे होंगे बातों बातों में मैंने पुरानी सारी बातें रिवाइज करा दी। बिल्कुल सही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैंने बातों बातों में रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट की काफी सारी बातें रिवाइज करा दी। लेकिन अगर इन बातों को समझने में जरा भी आपको दिक्कत आई है ना, तो इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देख लेना डिटेल में, और अगर वो आपने देख रखा है तो अब सुनो और अब समझो दैट हाउ डज अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लुक लाइक, how does a human respiratory system work and what does the human respiratory system consist of। आपको एग्जाम में पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, जिसकी हेडिंग हो सकती है डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। या तो क्वेश्चन ऐसा होगा, या क्वेश्चन ऐसा हो सकता है डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ डज ह्यूमन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, कि ह्यूमन रेस्पिरेशन हो कैसे रहा है। क्या हो रहा है मैं बता चुका हूं, क्या होता है ये बता चुका हूं, लेकिन कैसे हो रहा है ये कहां बताया भाई। तो कैसे हो रहा है में अलग 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 स्टेप्स है। उन स्टेप्स को कैसे हमारे शरीर में हमारी बॉडी कैरी आउट करती है, वो कहां से शुरू हो रहा है और वो कहां से खत्म हो रहा है, वो आपको जल्दी समझ आएगा एक बहुत प्यारे से डायग्राम से। बिना डायग्राम के बायोलॉजी को पढ़ना और पढ़ाना कानूनन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जुर्म है। मेरे हिसाब से बिना डायग्राम के बायोलॉजी ना पढ़ाई जाती है ना पढ़ाई जा सकती है। इसलिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और इस डायग्राम को मैं साफ साफ हेडिंग दूंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा इस वीडियो लेक्चर में ज्यादातर बातें बोर्ड पे लिखने की बजाय आपको समझाने में जाएंगी, इसलिए आप अपना ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक डायग्राम बनाया, एक मनुष्य के शरीर का डायग्राम बनाऊंगा, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से डायग्राम में सारी बातें जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं या जो मैं सिखाना चाहता हूं वो आपको समझ आए। यहां पे हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं, यहां पे हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं। डायग्राम में थोड़ी बहुत मैं अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करूंगा, सो डोंट ट्राई टू मैच अप विद एग्जैक्ट थिंग्स, ठीक है। हर चीज एग्जैक्टली आपको एनाटॉमिकली वैसे मिलेगी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपको सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो चीजों को मैं अपने तरीके से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत बढ़िया से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको चीजें समझ आए कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कुछ ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, ताकि जो भी बातें मैं आपको समझाऊं वो आपको समझ आनी चाहिए। ये हमारा मैंने लंग बना दिया, ठीक है जी, दिस इज आवर लंग और ये हमारा लेफ्ट साइड का लंग है, मैं लेफ्ट बना रहा हूं। हमारा राइट लंग जो है वो काफी बड़ा होता है, हमारा राइट लंग जो होता है वो काफी बड़ा होता है। क्यों होता है मैं अभी इन सब चीजों पे आ रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हार्ट होता है, दैट इज वाई। तो ये जो जगह है ये जगह हमारे हार्ट के लिए है, ठीक है जी, ये हमारे हार्ट के लिए है जगह, ठीक है जी। तो वो हम बाद में भी उसको कर सकते हैं, ठीक है जी, और उसका डायग्राम हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो आपके लिए समझना जरूरी है, फिलहाल जो आपके लिए समझना जरूरी है चीजें, वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अब सुनते जाइएगा मेरी बातें, ठीक है। मैं पहले डायग्राम बना दूं और डायग्राम बनाकर मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका ध्यान
मेरे डायग्राम की तरफ जरूर है, ताकि जो मैं बना रहा हूं वो आपको समझ आए कि भैया ये टीचर बना क्या रहा है, ताकि आपको पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, और जब मैं आपको समझाऊं तो आपको चीजें समझ आए अच्छे से, ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको चीजें समझ आए और आपको पता चलना चाहिए कि मैं लाइव डायग्राम बना रहा हूं। यही डायग्राम की प्रैक्टिस आपको भी होनी चाहिए, लाइव डायग्राम बनाना आपको भी आना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है और डायग्राम में क्या बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। देखिए बहुत प्यारा डायग्राम है आपके सामने, आपको नजर आ रहा है, और अगर आप कॉपी में खुद से भी बनाने की कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल बनाओगे। देखो जी, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट मैं सबसे यहां पे बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर कोई हमसे पूछे ना व्हाट आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा नॉस्ट्रिल्स। सबसे पहला पॉइंट है हमारा नॉस्ट्रिल्स। दूसरा है हमारा नेजल कैविटी, दूसरा है हमारा नेजल कैविटी। तीसरा है हमारा फेरिंक्स, तीसरा है हमारा फेरिंक्स। उसके बाद है हमारा लैरिंक्स, उसके बाद है हमारा लैरिंक्स, एंड देन कम्स हमारा ट्रैकिया, एंड देन कम्स हमारा ट्रैकिया, देन कम्स हमारा ब्रोंकाई, देन कम्स हमारा ब्रोंकाई, एंड देन कम्स हमारा ब्रोंक्यूल्स, देन कम्स हमारा ब्रोंक्यूल्स, एंड देन कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई कह लीजिए या एल्वेलर सैक्स कह लीजिए। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो क्लास 10th के हर बच्चे को पता होने चाहिए। आइए इनकी लेबलिंग करता हूं। बच्चा जानता है कि दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स। और जो हमारी नाक में एंट्री हो रही है, यानी ये जो पूरी कैविटी है, ये जो पूरी कैविटी है, इसी कैविटी को कहा जाएगा नेजल कैविटी। क्या कहा जाएगा? नेजल कैविटी। इसी के पीछे जब ऑक्सीजन एंटर करेगा तो यहां पे जो आपका पाइप जैसा स्ट्रक्चर है उसे कहा जाएगा फेरिंक्स। क्या कहा जाएगा? फेरिंक्स। देन कम्स हमारा वॉइस बॉक्स, जिसे हम कहते हैं लैरिंक्स। क्या कहते हैं? लैरिंक्स। इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एंड देन कम्स हमारा विंड पाइप कह लीजिए, या सिंपल शब्दों में कहूं हमारा ट्रैकिया कह लीजिए, विंड पाइप कह लीजिए, या हमारा ट्रैकिया कह लीजिए। यहीं पे एक बहुत प्यारी सी चीज है जिसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। और देन कम्स हमारा ब्रोंकाई, देन कम्स हमारा ब्रोंकाई। मैंने सब लेबलिंग कर दिया है। देन कम्स हमारा ब्रोंकाई, and then this is called as bronchiole, this is called as bronchiole, this is called as bronchioles, and this is our left side, this is our left side, ये हमारा लेफ्ट लंग है। दिस इज आवर राइट साइड, ये हमारा राइट लंग है। और हमारे ब्रोंक्यूल्स के बाद ये है हमारे एल्वेलाई, और वी कैन से दैट एल्वेलर सैक्स। डियर क्लास 10th के बच्चों को भली बात ये सब कुछ समझ आना चाहिए। हमारे लंग्स की सुरक्षा करने के लिए उनके ऊपर एक परत होती है, हमारे लंग्स की सुरक्षा करने के लिए उनके ऊपर एक परत होती है, और उस परत को हम कहते हैं प्लूरा, उस परत को हम कहते हैं प्लूरा। ये सारी बातें मैं भी आपको समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं अभी बोलते जा रहा हूं, ये सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। हमारी जो लेफ्ट साइड होती है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, वहां पे दो लोब्स होते हैं, और जो हमारी राइट साइड होती है वहां पे हमारे पास, हमारे लंग्स के पास 3 लोब्स होते हैं। तो मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, एक काम करता हूं, आपको पहले डायग्राम घूरने का पूरा मौका देता हूं। आप क्लास 10th के बच्चे हो तो डायग्राम भली बात दिखना चाहिए कि चल क्या रहा है, आपको पता चलना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर टीचिंग यू, व्हाट एग्जैक्टली आई एम एक्सप्लेनिंग यू, व्हाट एग्जैक्टली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो डायग्राम आपके सामने है, मैं आगे से हट चुका हूं, और डायग्राम अगर आपको समझ आ गया है तो अब मैं अगर सामने आ गया ना तो आपको सारी बातें भली भांति समझ आएंगी। नीचे हमारा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है डायाफ्राम, जिसे कहा जाता है डायाफ्राम। इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, डायग्राम समझ आ गया? अब मेरे पे ध्यान दो, मेरे पे ध्यान दो, मेरे पे ध्यान दो, ताकि बातें समझ आए कि चल क्या रहा है। सुनो ध्यान से। सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेशन में हम करते क्या है, हम क्या करते हैं? सांस ली, दिस इज माई नॉस्ट्रिल्स एंड दिस इज माई नेजल कैविटी। ये मेरे नॉस्ट्रिल्स है, आपके पास भी है, ये मेरे नॉस्ट्रिल्स है, ये नेजल कैविटी है। थ्रू द नॉस्ट्रिल्स व्हाट इज हैपनिंग? Through the nostrils takes place intake of oxygen, intake of oxygen, यानी ऑक्सीजन रिच गैस यहां से एंटर करती है, intake of oxygen।
जैसे ही ऑक्सीजन एंटर करता है यहां से, ये नेजल कैविटी है और ये ब्यूकल कैविटी है, यहां से आप सांस लेते हो और यहां से आप खाना खाते हो, और दोनों के बीच में ये एक हिस्सा है जिसे कहते हैं पैलेट। क्या कहते हैं? पैलेट। पैलेट का मतलब आपका जबड़ा। ये आपका जबड़ा आपके इस ओपनिंग को और आपके इस ओपनिंग को सेपरेट कर रहा है, तभी हम इंसान खाना खाते समय आराम से सांस ले पाते हैं, क्योंकि सांस के जाने का रास्ता ये भी तो है, लेकिन उसके अलावा ये रास्ता भी है, ताकि जब ये रास्ता खाना ले जा रहा हो तब सांस जाने में दिक्कत ना हो, ताकि जब ये रास्ता खाना ले जा रहा हो तब सांस जाने में दिक्कत ना हो। दिस इज द रीजन दैट व्हाई वी कैन ब्रीथ इजिली व्हाइल वी आर ईटिंग। हम खाना खाते समय आराम से सांस ले सकते हैं, क्योंकि खाना ले जाने का रास्ता ब्यूकल कैविटी है और सांस ले जाने का रास्ता नेजल कैविटी है। द मोमेंट द ऑक्सीजन रिच गैस एंटर्स, वो एंटर करती है, देन कम्स हमारा जो यहाँ पे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसे फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स नीचे जाके नया रूप, नया नाम धारण कर लेता है, उसे लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स हम मेल्स में, जिसे एडम्स एप्पल कहा जाता है, मेल्स में लैरिंग्स इज नथिंग, मेल्स में क्या फीमेल्स में भी होता है, लेकिन मेल्स में थोड़ा प्रोट्रूडिंग होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, और इस लैरिंग्स को कहा जाता है वॉइस बॉक्स। इस लैरिंग्स को कहा जाता है वॉइस बॉक्स। सवाल आता है कि सर ये वॉइस बॉक्स करता क्या है? दिस वॉइस बॉक्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आवाज निकलवाने में, क्योंकि वॉइस बॉक्स में प्रेजेंट होते हैं मस्कुलर फ्लैप्स, जिनकी वाइब्रेशन से ध्वनि पैदा होती है। बच्चा जानता है, क्लास 9th में आप पढ़ कर आए हो कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन और द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जब चीजें वाइब्रेट करती हैं तो उनके वाइब्रेशन से साउंड पैदा होती है, सब जानते हैं। नाउ द ऑक्सीजन रिच एयर, यानी जब हमने सांस ले ली तो वो सांस जिसमें ऑक्सीजन है वो कहां एंटर कर गया? वो एंटर कर गया हमारी विंड पाइप में। ऑब्वियस सी बात है, विंड में हवा जा रही है इस पाइप में, तभी से विंड पाइप कहा जा रहा है। लेट मी टेल यू कि जो हमारी विंड पाइप है और हमारी फूड पाइप है, कई बार ऐसा होने का खतरा रहता है कि आपके द्वारा खाया जाने वाला खाना गलती से विंड पाइप में एंटर ना कर जाए, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। यानी ग्लॉटिस है यहां पर, और ग्लॉटिस को बचाने के लिए, ग्लॉटिस की सुरक्षा करने के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, उसे एपिग्लॉटिस कहा गया है, जो कि उस समय कोलैप्स नहीं होता है जिस समय प्रेशर डिफरेंस होता है, या जिस समय हमारे श्वास नली में खाना जाने का खतरा मंडरा रहा होता है। तो हमारी श्वास नली में, हमारी सांस लेने वाली विंड पाइप में खाना एंटर ना कर जाए, या वो कोलैप्स ना कर जाए ड्यू टू हवा का डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, या ड्यू टू कमी ऑफ ऑक्सीजन, या ड्यू टू कमी ऑफ एयर, उसकी सुरक्षा करने के लिए एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। Now the wind enters into the pipe further, which is now called as bronchi। ये जो हमने पूरा का पूरा विंड पाइप इस्तेमाल किया है यहाँ पे शब्द, विंड पाइप को ट्रैकिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया। तो आफ्टर ट्रैकिया का जो लोअर एंड है, लोअर एंड में ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड एज ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इज कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाई लंग्स के बाहर है, ब्रोंक्यूल्स लंग्स के अंदर है। सो ट्रैकिया डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल्स में। तो डायग्राम के अनुसार अगर आप नोटिस करें, मैं इस समय आप लोगों के सामने खड़ा हूं, तो ये मेरी राइट साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड है। हमेशा याद रखना, बायोलॉजी का एक कानून है कि जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम का राइट आपका राइट नहीं होना चाहिए, और डायग्राम का लेफ्ट आपका लेफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई साइंस का टीचर भी ये मिस्टेक कर रहा है ना, तो ये मिस्टेक मानी जाएगी। बायोलॉजी का बहुत सिंपल सा कानून है दैट व्हेनेवर यू ड्रॉ अ डायग्राम, योर राइट हैंड साइड विल बी द डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड। क्योंकि आप नोटिस करिए, डायग्राम में ये चेहरा इस तरफ है, ये ऐसे, तो अगर मैं ऐसा हो गया तो ये डायग्राम की राइट साइड है, ये डायग्राम की लेफ्ट साइड है। आप ध्यान से देखो, मैंने ये किया है, ये डायग्राम की राइट साइड है, ये डायग्राम की लेफ्ट साइड है, तो आपको ये इंसान ठीक ऐसा नजर आ रहा है। दिस इज द रीजन दैट व्हेनेवर वी ड्रॉ द डायग्राम, हमारा राइट बिकम्स डायग्राम का लेफ्ट एंड हमारा लेफ्ट बिकम्स डायग्राम का राइट। तभी आप चीजों को आसानी से समझ पाओगे। Now the oxygen rich air enters into the bronchioles, from the bronchioles it enter inside the lungs। हमारे राइट लंग और हमारे लेफ्ट लंग
को कुछ लोब्स में डिवाइड किया होता है, मतलब कि हमारे लंग्स आर डिवाइडेड इनटू सर्टेन लोब्स। हमारे लंग्स क्योंकि लोब्स में डिवाइडेड होते हैं, और राइट लंग हमारी इस पूरी थोरैकिक कैविटी में, बिल्कुल सही आपने सुना, इस पूरी कैविटी को, इसे कैविटी क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर मैं लंग्स निकाल दूं, तो यहां क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ रिब केज। बच्चा जानता है कि रिब केज क्या होता है। रिब केज के अंदर हमारे लंग्स प्लेस्ड है। राइट लंग को ज्यादा जगह मिलती है लेफ्ट लंग के कंपैरेटिवली, क्योंकि लेफ्ट लंग को थोड़ी सी जगह बनानी पड़ती है, किसके लिए? हार्ट के लिए। यही वजह है कि राइट लंग इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग, एंड राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स व्हेreas लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। राइट लंग का हर एक लोब दूसरे लोब से एक मेम्ब्रेन के मदद से सेपरेटेड है, जो उसकी सुरक्षा कर रही है किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल इंजरी से, किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल शॉक से, और गैसियस एक्सचेंज को प्रॉपर तरीके से होने में। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और उस प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। और जब ये प्लूरल फ्लूइड का कोई इंफेक्शन हो जाता है तो उस बीमारी को कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। फिलहाल हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, अभी जो मैं समझा रहा हूं उस पे ध्यान दो। हमारे राइट लंग और हमारे लेफ्ट लंग में हमारी विंड पाइप ब्रोंकाई में डिवाइड हुई, और ब्रोंकाई डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल्स में। डायग्राम देख लो एक बार, अपने मन में डायग्राम बिठा लो। आपके जहन और आपके मन से डायग्राम नहीं हटना चाहिए। मेरे सामने से हटने का मेन पर्पस यही है कि अगर मैं कोई बात आपको बता रहा हूं तो कम से कम मेरे द्वारा बताए जाने वाली बातें डायग्राम में नजर भी तो आनी चाहिए। तो इसलिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कहता हूं यार, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई तो किताब अपने सामने खोल के बैठोगे ना, बुक खोल के बैठो, कोई भी बुक खोलो जिसमें ये चैप्टर दिया हुआ है, डायग्राम देखो। मैं तो कहता हूं मेरे द्वारा बताई हुई नॉलेज को कंपेयर करो, जज करो, चेक करो क्वालिटी को, कि जो मास्टर ने बातें बताई हैं क्या वो सारी बातें किताबों में लिखी है या कुछ ज्यादा या कुछ कम, आपको पता चलेगा है कितना दम। यही चीज आपको समझ आनी चाहिए, नहीं होना चाहिए कोई बच्चा मेरा किसी से भी कम। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो मैं समझा रहा था उस पे फोकस करो। तो हवा यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर कहां पहुंच गई? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से कहां? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल से इट रीचेस द लास्ट स्टेज, इसे कहते हैं एल्वेली। एल्वेली, these alveoli are surrounded by blood capillaries. These alveoli are surrounded by blood capillaries, blood capillaries, blood capillaries, blood capillaries, blood capillaries, blood capillaries, जिनका काम होता है आने वाले मेहमान को, मेहमान कौन सा मेहमान, यहां कौन सा मेहमान आ रहा है ना, ये शरीर है, तो ऑक्सीजन भाई साहब मेहमान है। ऑक्सीजन है मेहमान जो शरीर में है, आता आके सांस लेके फेफड़ों में जाके आराम फरमा के ब्लड में मिलके शरीर में है जाता। जब हमारा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में आके शरीर में है जाता, शरीर में है जाके खून में मिल जाता, खून में है जाके खून में मिलके खाने को पचाता, खाने को पचा के ऊर्जा बनाता, ऊर्जा बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड निकलवाता। जब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में है निकल जाता तो उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी हो जाता। तो जिस रास्ते से ऑक्सीजन है आया उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड है लौटा। जब कार्बन डाइऑक्साइड लौट जाता वापस फेफड़ों में आ जाता, शरीर से इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से निकल जाता। तो ऑक्सीजन का जाना, ऑक्सीजन का पहुंचना, ऑक्सीजन का काम आना, वो सब अभी नहीं पढ़ रहा, अभी सिर्फ ये पढ़ रहा ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। लेकिन ऑक्सीजन के आने और कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के बीच में जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। I am not teaching you right now human circulatory system. I am teaching you human respiratory system. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बातें नहीं है, ये बातें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की चल रही है। भाई ऑक्सीजन शरीर में आने के बाद पूरी बॉडी में कैसे पहुंचा वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। ऑक्सीजन शरीर में आने के बाद क्या कर रहा है वो मैं पढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा है? खाने को पचाने में मदद कर रहा है। कैसे पचाने में मदद कर रहा है? ऑलरेडी बता चुका हूं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स बाय ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की मदद से। कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में एनर्जी की उत्पत्ति के बारे में पूरा डिटेल में बता चुका हूं। कमिंग बैक टू द टॉपिक। आइए, तो राइट लंग हमारे पास है, ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया, ये हमारा राइट लंग हो गया। लेफ्ट लंग आप देख रहे हो स्मॉल साइज में, राइट लंग ने बड़ी जगह ले रखी है। राइट लंग के पास 3 लोब्स होते हैं। मेम्ब्रेन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्लूरल कहा जाता है, उसे प्लूरा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये सिंपल प्लूरल भी कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हेन द ऑक्सीजन एंटर्स, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन
is called as inhalation. So inhalation respiration का पहला स्टेप है. Inhalation के बाद ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है कहां पे? ब्लड कैपिलरीज में which are surrounding the alveoli. तो हमारे alveoli को सराउंड करने वाली ब्लड कैपिलरीज में मौजूद होता है एक पिगमेंट जिसे कहा जाता है हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एक केमिकल बनाता है जिसे कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और वही हेमोग्लोबिन अब उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू लेके जाता है. तो ऑक्सीजन का ब्लड में घुलने के बाद शरीर में जाना इस सर्कुलेशन. मैं सर्कुलेशन पे नहीं आ रहा हूं. तो रेस्पिरेशन लंग्स में ही खत्म, रेस्पिरेशन लंग्स में ही खत्म. उसके बाद कहां हो रहा है? उसके बाद कहां हो रहा है? हमारी टिश्यूज में, हमारी मसल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में. ये सारी बातें आपको बता चुका हूं. सो दिस इज व्हाट यू ऑल नीड टू नो अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अगर आपको ये सारी चीजें कही जाती हैं बताने के लिए तो आप कैसे बताओगे? अब मैं वर्बली इंग्लिश में बोलने जा रहा हूं. अपने आप में बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है. सबसे पहले आप आंसर को बताते समय लिखोगे ऊपर द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. आप लिखोगे द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ प्रोसेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ लंग्स एज इट्स मेजर. आप सिंपल इज अ सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ लंग्स एज इट्स मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन. जी हां, हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है? लंग्स. तो आप जब हेडिंग डालोगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले लिखो जनरल इंट्रोडक्शन. उसके बाद लिखो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस प्रोसेस द मेजर ऑर्गन रिस्पांसिबल इज आवर लंग्स. To understand the human respiratory system, we must note the important parts of a human respiratory system. The human respiratory system consists of the following major parts as given below. सबसे पहला पार्ट nostrils, फिर nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli. उसके बाद लिखो in order to understand the function of each part, let us now first draw the diagram and understand the working of a human respiratory system. पहले डायग्राम बना लो पूरा अच्छे से, उसके बाद आ जाओ वर्किंग पे. In the process of human respiratory system, whenever we inhale the oxygen-rich air consists of oxygen, and that air now enters into the nostrils. Via the nostrils, it reaches the nasal cavity. While reaching the nasal cavity, it enters into a small pipe-like structure called as pharynx. From the pharynx, the air now reaches into the windpipe called as trachea. The moment the oxygen-rich air enters into the trachea, at that time it also passes through an aperture called as glottis or epiglottis. Epiglottis is a protective structure that plays a very very important role in preventing the entry of the food into the windpipe. This means that while the process of swallowing the food, we don't want the food particles to enter into the windpipe. That is why it is easy to breathe while we are eating. Now the oxygen-rich air has reached the trachea. The trachea further is divided into two parts called as bronchi, and these bronchi further branches into smaller branches called as bronchioles into the right lung and the left lung. From the diagram, we can see that the left lung is smaller in size as compared to the right lung. Both right lung and left lung are divided into certain lobes. However, right lung being larger in size is divided into 3 lobes, and left lung being smaller in size is divided into 2 lobes. Each lobe is separated by another lobe with the help of a protective membrane called as pleura, and this pleura plays a very very important role in preventing the lung from any kind of mechanical injury or shock. However, when the oxygen-rich air enters into the bronchi, then it reaches the bronchioles, and after reaching the bronchioles, it enters into the balloon-like structure which appear like a bunch of grapes. बिल्कुल सही. ये जो हमारे alveoli होते हैं, ये balloon-like structure होते हैं. इनमें this is how the oxygen gets filled in these alveoli, and when the oxygen reaches the alveolar sacs, इनको alveolar sacs भी कहते हैं और alveoli भी कहते हैं. These oxygen when enters into the alveoli or alveolar sacs which are surrounded by the blood capillaries, now the oxygen gets an opportunity to enter into the blood, which consists of a pigment called as hemoglobin. The hemoglobin plays a very very important role in binding itself to the oxygen, and when the hemoglobin binds itself to oxygen, it forms a chemical called as oxyhemoglobin. Now the process of circulation begins. यहां से circulation शुरू हो गया. Now
आफ्टर द सर्कुलेटरी सिस्टम प्लेज इट्स इंपॉर्टेंट रोल। सर्कुलेशन का प्रोसेस बाद में बताऊंगा, अभी रेस्पिरेशन चल रहा है। रेस्पिरेशन की दो स्टेजेस हो गई हैं, पहला सांस का आना, दूसरा सांस में ऑक्सीजन शरीर में घुल जाना, तीसरा उसका काम आना। तो कहां काम आएगा बता रहा हूं। आफ्टर द सर्कुलेटरी प्रोसेस कैरीज इट्स वर्क ऑफ टेकिंग द ऑक्सीजन टू एवरी टिश्यू, द ऑक्सीजन रीचेस द टिश्यूज, फ्रॉम द टिश्यूज इट रीचेस द सेल्स, फ्रॉम द सेल्स it reaches the mitochondria, which is the kitchen of the cell. Now the mitochondria plays a very important role in breaking down of the glucose molecules with the help of oxygen and release some suitable amount of energy in the form of ATP. और यही एनर्जी जो हमारे शरीर में उत्पत्ति की जाती है, यही एनर्जी जो हमारे शरीर में बनाई जाती है, वो हमारे शरीर में काम आती है। During the process of the breakdown of the food particles taking place in our tissues, some amount of energy is released in the form of ATP. Along with that, carbon dioxide release. When the carbon dioxide is released, it again gets dissolved in the blood, and now circulatory system again starts playing its role. The circulatory system जिस तरीके से ऑक्सीजन को है लेकर आया था, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को भी है लेकर जाता, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस वही है पहुंचाता जहां से ऑक्सीजन को है लेकर आता। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहां है पहुंचाता, एल्वेली में पहुंचाता, एल्वेली से वो कहां है जाता, ब्रोंक्यूल्स में जाता, ब्रोंक्यूल से वापस कहां है जाता, ब्रोंकाई में जाता, ब्रोंकाई में जब कार्बन डाइऑक्साइड लौट के आता, हवा की नली से होता हुआ मुंह से है बाहर निकल जाता। इसलिए प्रोसेस सांस लेने पे शुरू हो जाता और सांस लेने पे खत्म हो जाता। आई होप मेरे बच्चों को समझ आ जाता। दिस इज व्हाट रेस्पिरेशन है कहा जाता। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको पता होना चाहिए। आओ कुछ फैक्ट्स की बातें करते हैं, एक बच्चा बोला सर फैक्ट्स की बात तो बाद में करना, पहले मेरा मन खुश कर दो, मेरा दिल खुश कर दो। मैं कहा भाई किस बात से? कह रहा ये जो आपने सारी बात बताई है ना, ये सारी बात समझ आ गई है, इसको थोड़ा एनिमेटेड तरीके से दिखा दो। जिस तरीके से मेरे पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में आपने जरूर देखा होगा, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है चीजों को आपके लिए बनाने की बहुत आसान, क्योंकि मैं ही हूं आपका इस चैनल पे चीजों को बनाने वाला मेहमान। तो चलो मेरे बच्चों, आपको रेस्पिरेशन का भी एक छोटा सा एनिमेटेड क्लिप दिखाता हूं, जिससे कि आपको चीजें थोड़ी और बेटर, थोड़ी और अच्छी समझ आएंगी। देखते हैं बच्चों, चलिए। To understand the process of breathing, in humans, the main organs responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue known as the diaphragm are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung is divided into 3 lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes: the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi, which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs, and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide
collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of muscular diaphragm, the lungs expand and the air rushes in, resulting in the inflation of alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute. अगर हम कुछ पल के लिए भी सांस रोक लें, तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हर बार सांस लेते वक्त हमारी नाक और मुंह थोड़ी सी हवा खींच लेते हैं। ऐसा दिन में तकरीबन 20,000 बार होता है। हम इसके सफर को देख सकते हैं। वॉइस बॉक्स के बाद गले के नीचे और फिर हवा की नली के अंदर, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। जैसे जैसे ये फेफड़ों के पास पहुंचती है, हवा के पास 2 रास्ते हो जाते हैं, दाएं या बाएं। लेकिन दोनों फेफड़े उसे एक ही जगह पहुंचाते हैं। फेफड़ों की हवा की नली टुकड़ों में बढ़कर हजारों छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जो हवा के अंदर मौजूद गंदे रसायनों, धूल और धुएं को तब तक छानती जाती है जब तक कि अंत में वो इस पाउच जैसी बॉल में नहीं आ जाती, जिसे एल्वियोलस कहते हैं। ऐसी 30 करोड़ से ज्यादा एल्वियोलाइज हर फेफड़े में मौजूद हैं। इन दोनों की जगह को मिलाएं तो ये किसी टेनिस कोर्ट के तकरीबन 1/3 हिस्से के बराबर हैं। 1 सेकंड से भी कम समय में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इस एक सेल जितनी मोटी दीवारों के जरिए फेफड़ों से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो तेजी से बह रही रक्त धाराओं को पार करते हुए पूरे शरीर में घूमते हैं, जहां वो हमारे खरबों सेल्स को जरूरी चीजें मुहैया कराते हैं, ये मानते हुए कि हवा इस जगह तक पहुंच गई है। ये नीला रंग दर्शा रहा है कि किस तरह एक स्वस्थ फेफड़े ने ऑक्सीजन को रक्त धारा में मिला दिया है। किसी सिगरेट पीने वाले इंसान के फेफड़े इतनी अच्छी तरह से ऑक्सीजन को खाली नहीं कर पाते। उसके बाद बारी आती है सांस छोड़ने की। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सांस का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर निकलने का उल्टा सफर शुरू करती है। दूसरा इनहेलेशन और हमारी सांस लेने का साधन हमें कभी बढ़िया तो कभी घटिया नतीजों वाला एक और तोहफा देता है। हर सांस के साथ हमारी नाक 10,000 किस्म की गंध को पहचान सकती है। इनमें कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी। वो हमें शांत करती हैं, सतर्क करती हैं और हमारे मुंह में पानी भी ला सकती हैं। लेकिन किसी भी महक की असली चीज, चाहे वो समुद्र के किनारे बिताया हुआ दिन हो या फिर ताजा पकी हुई ब्रेड, ये सब केमिस्ट्री की चीज है। आइसोब्यूटाइल एसीटेट, वेनिलिक एसिड और 300 अलग किस्म के रसायन एक साथ मिलकर चॉकलेट की जानी पहचानी गंध बनाते हैं। गुलाब का दूसरा नाम शायद फिनाइल इथाइल अल्कोहल हो सकता है। और जब मछली बासी हो जाती है तो उसमें ट्राइमेथिलेनामीन की वजह से बदबू आती है, जो उसके अंदर पलने वाले बैक्टीरिया का बाय प्रोडक्ट है। कोई भी रसायन हो, हमारी नाक के अंदर एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है जिसमें तकरीबन 1 करोड़ सेल्स हैं जो उसे सूंघने को तैयार बैठे हैं। इन सेल्स की सतह पर अलग अलग किस्म के हजारों रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जब सही रासायनिक गंध अपने सही रिसेप्टर से मिलती है, तब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिमाग को भेजा जाता है और उसके बाद हमारी इनक्रेडिबल मशीन उसे सूंघ पाती है। कुल मिलाकर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक साथ कई काम करने में माहिर है। वो चाहे हर सांस के साथ आने वाली हजारों किस्म की गंध को अलग करना हो या फिर सांस छोड़ते वक्त हजारों किस्म की आवाजें निकालना हो। इसका बाय प्रोडक्ट चाहे कितना लुभावना क्यों ना हो, पर सांस लेना ज्यादा अहम है।
तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपने जो इस क्लिपिंग में इस वीडियो में देखा उसको देखकर चीजों को समझने में हुई होगी आपको थोड़ी ज्यादा आसानी। यही है मेरी आप पे थोड़ी सी मेहरबानी। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट जब भी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्वेश्चन आए आप पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो कि कहीं क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात तो नहीं कर रहा। हो सकता है कि क्वेश्चन बात कर रहा हो व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर देयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस। जब तक क्वेश्चन आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्ड कहकर जिक्र ना करे ना तब तक आप ये वाली बातें मत बताना। जब तक क्वेश्चन में रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिक्र नहीं है तब तक ये मत कहना, तब तक वो सब कुछ बताना जो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया है। यानी रेस्पिरेशन क्या होता है ये बता दो, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है ये बता दो, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, हाँ वो जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का जो पाथवेज का डायग्राम है ना एनसीईआरटी में जो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाया है वो डायग्राम पे भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिफरेंट पाथवेज बाय व्हिच द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है या तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा या वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। अगर वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, अगर वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा। अगर वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा। देखो झलक डालो जरा, एक बार झलक डालो, आप नोटिस करोगे कि क्या है। मैं आपको अगली जो क्लिपिंग दिखा रहा हूं वो उसी की है। 5 सेकंड के लिए आपको मैं देखने का मौका दूंगा और फिर से मैं लौट कर आऊंगा और फिर से आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो सुनो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा होगा इस क्लिपिंग में, जैसा कि आपने देखा होगा कि इस क्लिपिंग में ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। बिल्कुल सही। प्रेजेंस में जब होता है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और आउटसाइड द बॉडी जब होता है तो इथेनॉल बनता है यीस्ट के द्वारा जिसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। इस पे भी आपको सवाल आ सकता है और क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि इन बातों का जिक्र मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी दे चुका हूं। सो दिस फिनिशेस द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन एंड दिस फिनिशेस द टॉपिक ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारे लाइफ प्रोसेस में, हमारे जीवन को चलाने में 2 मुख्य प्रोसेस हमने कर ली है। पहला पाचन प्रक्रिया, दूसरा श्वास नली की प्रक्रिया, ऊर्जा प्रक्रिया। पाचन प्रक्रिया मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वास नली की प्रक्रिया मतलब ब्रीदिंग सिस्टम एंड ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट 3 मेजर सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, breathing system and respiratory system. These two are always studied together. In my next video I will bring about a new topic, बिल्कुल नया सिस्टम, हमारे शरीर के अंदर होने वाली एक और गतिविधि जिसके बिना रुक जाएंगी बाकी सभी गतिविधि, यानी ये वाली याद करो थोड़ी देर पहले बताया था सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जब ऑक्सीजन यहां पहुंचा तो यहां से पहुंचने के बाद पूरी बॉडी में ले जाने का काम क्या लंग्स का है? Does lungs play an important role in the transfer of the oxygen from the lungs to the entire body? ना, वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में किसी ना किसी तरीके से तो जा रहा होगा ना। तो वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में किस तरीके से है जाता, वही है मुझे अब आपको समझाना कि सर्कुलेटरी सिस्टम है किसे कहा जाता। तो अगले वीडियो लेक्चर में वो चीज आपको बताई जाएगी। एक चीज छूट गई, थोड़ी देर पहले फैक्ट्स का जिक्र किया था। तो चलिए वीडियो को खत्म करते करते हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ताल्लुकात रखने वाले कुछ फैक्ट्स का जिक्र करता हूं। एक फैक्चुअल नॉलेज मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारे जो lungs है they are placed inside a cavity called as thoracic cavity and this thoracic cavity has a very nice ability to expand, to relax. The moment our thoracic cavity expands यहां पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आप जब सांस लेते हो आपने नोटिस किया होगा कि अगर हम डेलिबरेटली भी सांस लेने की कोशिश करें, मान लो कोई आपको कहता है सांस लो, तो ऑटोमेटिकली आपकी लिफ्ट आपकी जो चेस्ट है यानी जो आपकी थोरैकिक कैविटी है वो लिफ्ट हो जाती है, which creates a pressure difference. अंदर का प्रेशर हो जाता है कम, बाहर के प्रेशर में आ जाता है दम। therefore movement of air takes place from the region of high concentration to the region of low concentration. यानी जब ऑक्सीजन इनहेल करने की बारी आती है तो हमारी जो थोरैकिक कैविटी है वो एक्सपैंड करती है, जब एक्सहेल करने की बारी आती है तो रिलैक्स करती है। ये सब करने में कौन मदद कर रहा है? ये सब करने में मदद करता है एक बहुत ही प्यारा प्रोटेक्टिव फ्लैप कह लीजिए, मस्कुलर स्ट्रक्चर कह लीजिए, जिसे कहा जाता है डायाफ्राम।
डायाफ्राम। क्या कहा जाता है? डायाफ्राम। दिस डायाफ्राम plays a very very important role in the upward and the downward movement of the lungs, which facilitates the intake of oxygen called as inhalation and the output of carbon dioxide called as exhalation. Fact number 2, हम इंसान नॉर्मल आराम से जब सांस ले रहे हैं तो एक मिनट में 15 से 15 to 18 टाइम्स हमारा ब्रीदिंग रेट होता है एक मिनट में, इनहेलेशन एक्सहेलेशन मिलाकर। अगर कभी हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रेनिंग एक्टिविटी है, बहुत ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग है, तो हमारा ब्रीदिंग रेट 25 ब्रेथ्स पर मिनट तक पहुंच जाता है। और एक बार जब हम सांस पूरा अच्छे से ले लेते हैं, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, तो आप इमेजिन करिए कि एक मिनट में जब आप 15 से 18 ब्रेथ्स ले रहे हो, एक मिनट में अगर 15 से 18 बार सांस ले रहे हो, तो भाई कितनी ऑक्सीजन, कितनी हवा आपके शरीर में गई है? अप्रोक्सीमेटली 500 ml ऑफ एयर इज बेसिकली एंटरिंग इनटू आवर बॉडी। उस हिसाब से 24 घंटे में करीब तो 15,000 मिलीलीटर की हवा आपके शरीर में जा चुकी है। यही वजह है कि हमेशा कहा जाता है दैट यू शुड ऑलवेज ब्रीथ in a unpolluted or a non-polluted or a clean air। ताजी हवा में सांस लेने का अपना ही फायदा है, तभी तो जीवन में आगे जीने का, लंबा जीने का सही कायदा है। और यही वजह है कि the people who smoke, anybody who has a smoking habit, their lungs have a reduced capacity। उनके लंग्स में ऑक्सीजन को पकड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसे एम्फीसीमा नाम की बीमारी कहा जाता है। और इसी रेड्यूस्ड कैपेसिटी की वजह से उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण उनके हार्ट के ऊपर लोड आता है और उनके हार्ट को लिमिटेड ऑक्सीजन को पंप करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, एंड दैट मे लीड टू हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक और एनी अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। This is the reason that why it is always advised to not smoke। अगर आपके घर में, आपके आसपास आपका कोई दोस्त या आपका कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है स्मोक करता है, तो आज ही आप उनके स्मोक करने की आदत से उनको छुटकारा दिलाइए। और यही वजह है कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं दैट इट इज ऑलवेज advisable not to smoke, that if you want to live for longer years, तो बेटर है कि आप जो है इस आदत से जितना दूर रहें उतना आप फायदे में रहेंगे। इसी से रिलेटेड मेरा एक छोटा सा एड कमर्शियल है जो कि मैंने काफी सालों पहले शूट किया था, स्टूडेंट्स को, बाकी सब लोगों को, जन जागरूक को इस बात के लिए अवेयर करने के लिए कि हाउ स्मोकिंग कैन बी हेल्पफुल। तो चलिए मैं आप वीडियो को समाप्ति करते करते आपको उसकी झलक दिखाता हूं और फिर आपको लौट के गुड बाय टाटा सी यू कहने आता हूं। देखो जरा एक बार। Hurry up. Good morning, guys. Rajat? Some stories end long before their happy ending. Every cigarette you smoke reduces your expected lifespan by 11 minutes. Complete your story. Quit smoking now. आपने देखा कि कैसे मैंने रजत का किरदार निभाते हुए ये जाहिर करने की कोशिश करी दैट व्हाई एंड हाउ स्मोकिंग कैन बी हार्मफुल एंड हाउ इट कैन लीड टू लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड फाइनली द एंड ऑफ योर लाइफ। सो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड नॉट टू ड्रिंक एज वेल एज नॉट टू स्मोक एंड स्टे एंड कीप अवे yourself from any kind of bad habits। So students, चलिए वापस से पढ़ाई के मूड में आ जाते हैं। बहुत हो गया मेरे द्वारा आपको दिए जाना ये संदेश। आपको बताना चाहूंगा कि by this video lecture we have finished, बिल्कुल सही, we have finished the topic of respiratory system। मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा हमारे लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़े जाने वाले अगले टॉपिक को, जिसके कहते हैं ह्यूमन
सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन है? लंग। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन है? दिल धड़कने लगा है, बिल्कुल सही। We will talk about our heart. We will talk about a very important process called as double circulation. तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आपने दिया अपना टाइम, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया करता हूं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करो, टाइम बिल्कुल भी अपना मत वेस्ट करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो, नहीं मन करे कमेंट करने का तो कम से कम लाइक तो बनता है यार, वो भी नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, कम से कम वीडियो शेयर तो कर दो यार। थैंक यू माय डियर लवली स्टूडेंट्स।